हम सभी का एक सपना होता है कि हम अपना एक खुद का घर बनाएं और उस सपने को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी सेविंग्स लगा देते हैं। अगर आपका भी इस तरह का कोई सपना है और आप भी अपना एक परफेक्ट घर ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं जीवन पंत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जब भी हम अपना घर खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से डाउट्स और कन्फ्यूज़न आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करूंगा जिसको कंसिडर करते हुए हम लोग एक अपनी परफेक्ट प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ टिप्स भी इस वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा जिससे आपको अपना फाइनल डिसीजन लेने में कुछ हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन चूज करते हुए आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उस एरिया की कनेक्टिविटी कैसी है। अगर आप कहीं वर्क करते हैं तो आपका जो ऑफिस एरिया है या वर्किंग एरिया है उस एरिया तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है या नहीं है। भले ही डिस्टेंस ज़्यादा भी हो बट कनेक्टिविटी आसान होनी चाहिए। उसके बाद आता है उस एरिया का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। उस एरिया में आपकी ज़रूरत के सारी चीज़ें उपलब्ध है या नहीं है। आपके बच्चों के स्कूल्स कितने नियर बाई हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। उसके अलावा उस एरिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के क्या क्या चांसेस हैं। तो ये सारी बातें लोकेशन चूज करते हुए आपको दिमाग में रखनी ज़रूरी है। उसके बाद आता है डेवलपर या बिल्डर का बैकग्राउंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी प्रॉपर्टी आप चूज कर रहे हैं आप उसके जो डेवलपर या बिल्डर जो है उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें। बैकग्राउंड से मतलब है कि मेरा जो प्रीवियस उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरीके की है या उसमें जो उन्होंने मेंटेनेंस वो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। वहाँ पे आप पुराने लोगों का फीडबैक भी ले सकते हैं। और अगर कोई डेवलपर ऐसा है जिसका ये पहला प्रोजेक्ट है या पहली प्रॉपर्टी है तो उसमें आप प्रॉपर्टी साइट में जाके उसका ओवरव्यू जरूर लें। आप वहाँ जाके ये देख सकते हैं कि वो किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आप उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए अश्योर हो पाएंगे। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेआउट देखने में आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि आपके घर का कारपेट एरिया कितना है। कारपेट एरिया मीन्स जो एक्चुअल एरिया आपको आपके घर के अंदर का मिल रहा है वो कितना है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो भी प्रॉपर्टीज बिकती है वो जनरली सुपर एरिया में बिकती हैं जो कि सेलेबल एरिया होता है, और जो कारपेट एरिया होता है वो होता है आपके घर का एक्चुअल एरिया। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं। तो आप ये जरूर देखें कि जो भी फ्लैट आप ले रहे हैं या घर आप ले रहे हैं उसकी लोडिंग 25 से 30% की से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि उसमें फिर वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये है। और लेआउट देखते हुए आप घर का साइज देख सकते हैं, रूम्स का क्या आपको साइज मिल रहा है, आपकी बालकनीज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। और उसके अलावा एक ज़रूरी फैक्टर ये होता है कि आपका जो वॉशरूम्स और आपके जो किचन है वो उन एरिया में वेंटिलेशन कितना है, क्योंकि अगर वॉशरूम्स और किचन क्लोज्ड एरिया में होंगे वहाँ पे धूप या हवा नहीं प्रॉपर आ रही होगी तो उसमें आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें सीपेज की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में जरूर रखनी है। और ये जरूर कोशिश करें आप घर लेने से पहले कि आपके घर में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की धूप जरूर आती है। तो ये सारी चीज़ें लेआउट के अंदर आती हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन स्टेज। जो भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो किस स्टेज में है। नॉर्मली 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और एक होती है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। नॉर्मली रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि आप उसमें एडवांटेज है कि उसमें आपको वेट नहीं करना है, आप तुरंत ही उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका आप एक्चुअल किस तरीके से वो पूरी बनी हुई है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी का एक डिसएडवांटेज भी है कि उसमें आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। नॉर्मली अगर आप 2 BHK या छोटे साइजेस देख रहे हैं तो उसमें बहुत रेयर ऐसे चांसेस होंगे कि आपको आपकी मनपसंद की इन्वेंट्री उसमें मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको ऑप्शंस उसमें कम मिलते हैं। वहीं अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो उसमें आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस टाइम तक सेल नहीं हुई होती है। तो आपको चूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें से आप बेस्ट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चूज कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जिस ब्लॉक या जिस टावर में आप अपना फ्लैट ले रहे हैं उस टावर का स्ट्रक्चर एटलीस्ट कंप्लीट हो, क्योंकि उससे बेनिफिट आपको ये रहता है कि अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो एटलीस्ट आप अपने फ्लोर में जाके एक ओवरव्यू ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके घर में वेंटिलेशन प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी बालकनी से व्यू क्या आ रहा है, कोई हिंड्रेंस तो नहीं है, आपके रूम्स में लाइट्स प्रॉपर आ रही हैं, धूप प्रॉपर आ रही है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो। अगर बिल्कुल स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा या स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुआ होगा तो ये सारी चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे और बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी अप्रूवल्स एंड बैंक फाइनेंसेस।
जब भी आप कोई प्रॉपर्टी पसंद कर रहे हैं तो आप उनके जो अप्रूवल्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट के कई सारे नॉर्म्स होते हैं, आपको जैसे फायर फाइटिंग अप्रूवल्स लेने होते हैं, आपको हाइट का अप्रूवल लेना होता है और डेवलपर को अलग अलग तरह की एनओसीज लेनी होती है। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर इंश्योर करें कि वो सारे अप्रूवल्स डेवलपर के पास मौजूद हैं। वैसे आजकल रेरा जब से आया है, रेगुलेटरी अथॉरिटी आई है, तो थोड़ा सा ईज़ हो गया है। गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती डेवलपर्स के लिए रखती है, तो उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनके पास सारे अप्रूवल्स हों किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने से पहले। तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाके भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल्स चेक कर सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ बात यह है कि आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि वो किन किन बैंक से वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है। यानी अगर आप घर खरीद रहे हैं तो किस किस बैंक, कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जो आपको उस प्रॉपर्टी पर लोन दे सकते हैं। उसमें आप ये जरूर देखें कि 5-6 ऑप्शंस आपके पास रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल 1 या 2 बैंक से अप्रूवल हो, तो आप उस टाइम पे बाउंड हो जाएंगे कि उन्हीं बैंक से आपको लोन लेना है। अगर 6-7 बैंक्स अवेलेबल रहेंगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं, अलग अलग बैंक्स आप देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आप अपनी ईज के हिसाब से कि किस बैंक को आपको चूज़ करना है। उसके बाद आता है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान मतलब आपको किस तरीके से उस फ्लैट की पेमेंट करनी है, उसके अलग अलग प्लान्स बिल्डर ऑफर करते हैं। तो वो पेमेंट प्लान किस तरीके का है। अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें तो कोई पेमेंट प्लान नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी बनके तैयार है तो आप उसकी पेमेंट जल्द से जल्द करते हैं और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बट जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें अलग अलग तरीके के पेमेंट प्लान बिल्डर ऑफर करता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बदले अगर कोई फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है तो वो चूज़ करें, क्योंकि सीएलपी प्लान में यूजली ये होता है कि आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होने तक बिल्डर आपसे मैक्सिमम पेमेंट ले लेता है और एक छोटी सी पेमेंट बचती है जो कि आपको पोजीशन टाइम में देनी होती है। बट स्ट्रक्चर कंप्लीशन और पोजीशन के बीच का जो गैप होता है ये कई बार बढ़ जाता है, 1.5-2 साल भी हो सकता है। तो उसमें आप मैक्सिमम जो पेमेंट आप कर चुके होते हैं तो आप उसकी ईएमआईज आप पे कर रहे होते हैं। वहीं जो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान होता है, जैसे हो गया 50-50 का पेमेंट प्लान या 40-30-30 का पेमेंट प्लान, उसमें ये रहता है कि एक मोटा चंक आपका बचता है पेमेंट का जो कि आपको पोजीशन में देना होता है। तो आपको थोड़ा सा बर्डन आपके पास आपका जो बर्डन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बजट। बजट में पर्पसली थोड़ा सा लेट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि केवल प्राइस और बजट के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी फाइनल नहीं करनी चाहिए। जो मैंने प्रीवियस पॉइंट्स बताए हैं उनको भी आपको दिमाग में जरूर रखना चाहिए। और बजट डिस्कस करते हुए मैं एक बात का जरूर आपको एक बात एडवाइस करूँगा कि आप जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको दिमाग में ना रखें। मैक्सिमम कैपेसिटी से नीचे का बजट दिमाग में रखें। से अगर आप मैक्सिमम 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो इनिशियली आप 40 लाख रुपए बजट लेके ना चलिए, आप 35-36 लाख रुपए बजट लेके चलिए। क्योंकि होता क्या है कि अब जब आप कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, माइंडसेट दिमाग में बजट लेके जाते हैं, तो आपको हमेशा जो चीज़ पसंद आएगी वो आपसे बजट से ऊपर होगी। तो अगर आप इनिशियल ही टॉप मैक्सिमम कैपेसिटी आप इनिशियल लेवल पे ही दिमाग में रखेंगे तो आप हमेशा उससे महंगी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो उसमें फिर आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा ये होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं 40 लाख की या 35 लाख की, तो आपको हमेशा पोजीशन लेने तक उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे और अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको प्लीज़ रेफर करिएगा। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी के लिए बजट डिसाइड करते हैं तो आप मैक्सिमम कैपेसिटी में ना जाके उससे थोड़ा सा नीचे का बजट डिसाइड करें, सो दैट आपको बाद में बर्डन ना आए। इसके बाद आता है लोन एलिजिबिलिटी। आप जब भी प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे होते हैं तो बजट डिसाइड करने से पहले अपनी लोन एलिजिबिलिटी जरूर एक बार बैंक में पता करवा लीजिए, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। एटलीस्ट आपके दिमाग में हो कि आपको क्या सेल्फ फंड करना है और कितने मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का आपका बैंक लोन हो सकता है। उसके बाद आता है अवॉइड विजिटिंग टू मच प्रॉपर्टीज। इस बात से मेरा मतलब है कि आप विजिट करने से पहले या प्रॉपर्टीज जाके देखने से पहले एक रफ आइडिया अपने दिमाग में रख लें कि कौन सा एरिया आपको सूट कर रहा है, कौन सी लोकेशन आपको सूट कर रही है और कौन सा साइज़ आप ले रहे हैं आपके बजट के हिसाब से, किस साइज़ के लिए आप जाना चाहते हैं। उसके बाद जाके आप प्रॉपर्टीज़ विजिट करना शुरू करिए। और मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आप ना देखें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो आप वर्किंग कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के, उसके हिसाब से आप सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ जाके देखें। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है, कोई प्रोजेक्ट या कोई फ्लैट आपको पसंद आ गया है, तो आप उस पर स्टिक रहिए और उसको फाइनल कर लीजिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उसके बाद देखेंगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज और उसके बाद आप फाइनल डिसीजन अपना नहीं ले पाएंगे। तो एक एडवाइस है कि आप सेलेक्टिव रहिए और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जाके देखिए जो आपकी वर्किंग के हिसाब से आपकी सारे क्राइटेरियाज में फिट आती है। इसके बाद आता है सैम्पल फ्लैट से कैसे बचें। नॉर्मली आप कभी भी कोई किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जब भी विजिट करने जाते हैं तो बिल्डर एक सैम्पल फ्लैट जरूर बनाता है। सैम्पल फ्लैट मींस उसमें किसी भी अलग अलग लेआउट्स जो है, अलग अलग साइजेस के सैंपल्स बने होते हैं, जिसके अंदर आप जाके एक
देख सकता है कि फ्लैट किस तरीके से बना हुआ है। बट उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो उसकी चकाचौंध है उससे ज़रूर बचें। नॉर्मली होता क्या है कि बिल्डर जो सैंपल फ्लैट है उसको बहुत अच्छी तरीके से सजा संवार के उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से करता है, जिससे कि आप फ्लैट की जो छोटी छोटी कमियाँ होती हैं वो नहीं देख पाते हैं। आप देखेंगे वहाँ पे जो फर्नीचर होता है वो नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा कम साइज़ का होता है, या जो उनका बेडरूम है उसमें बेड्स होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, जिससे कि आपको रूम के असली साइज़ का आइडिया नहीं आता है। तो आप उस चकाचौंध से ज़रूर बचें। और जब भी आप कोई चीज़ फाइनल कर रहे हैं तो एक बारी रॉ फ्लैट को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि सैंपल फ्लैट के भरोसे ही अगर आप फाइनल करेंगे तो आपको बाद में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो एक बारी आप रॉ फ्लैट भी ज़रूर देखें, जिससे कि आप छोटे छोटे अगर कोई कमियां हैं तो उनको पकड़ पाएंगे। सारे पॉइंट्स के बाद एक और बात मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप ये दिमाग में रखिए कि सर्वगुण संपन्न प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब जो भी आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ कमियां आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह की आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो उसको आप फाइनल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ देखने जाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आप फिर फाइनल नहीं कर पाएंगे। सो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो आप प्रॉपर्टी लेने समय या प्रॉपर्टी फाइनल करते समय आपको दिमाग में रखने बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं कोशिश करूँगा इन क्वेरीज को थोड़ा दूर रिजॉल्व कर पाऊँ। और अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मैं मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।